हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो एक फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे, जो हिंदी से संबंधित है। आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि जो हिंदी का जो आदि कवि या हिंदी का जो प्रथम कवि है, वो किसको माना गया है। एक तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग को माना गया है। दूसरी बात है कि जो सर्वमान्य मत है, वो सारों का एक मत होकर किसको माना गया है। तो वो चीज है इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जो हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी का जो आदि कवि या जो प्रथम कवि है, वो अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग माना है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। तो पहला है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने उन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है, वो माना है सरहपाद। सरहपाद एक सिद्ध था, ठीक है, सिद्धों का था। उसमें 769 ईस्वी इसकी जो सन है, तो सरहपा या सरहपाद या सरहवज्र, इस प्रकार इसके नाम है अलग अलग, ठीक है। उसको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वो ये है। शिव सिंह सेंगर की बात करें, क्योंकि इसमें कोई नेम कायदा है नहीं, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। शिव सिंह जो सेंगर है, उसने पुष्य या पुंड नाम का जो कवि है, जो 10वीं शताब्दी में हुआ था, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उस डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी, इसकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो डॉक्टर शालिभद्र सूरी है, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और जो शालिभद्र सूरी है वो 1184 ईस्वी में हुए थे। बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो अपभ्रंश का कवि है स्वयंभू, यह क्या है, अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश का जो कवि है स्वयंभू 693 ईस्वी, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्योंकि हमने पीछे देखा है, हमारी जो हिंदी है वो अपभ्रंश से निकली है, अपभ्रंश से निकली है। क्योंकि जो पुरानी हिंदी माना है उत्तर अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो जो अपभ्रंश के जो कवि है, वही कवि है, कुछ जो कवि जो हिंदी की रचनाएं कर रहे थे, या उनमें हिंदी की रचनाओं से संबंधित जो विशेषताएं मिल रही थी, तो इसी कारण है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो स्वयंभू एक अपभ्रंश के कवि है, उसको क्या माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने अब्दुल रहमान जो 13वीं शताब्दी में हुए थे, उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ पर डॉक्टर वचन सिंह है, यहाँ पर दो नहीं है, ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर वचन सिंह। डॉक्टर वचन सिंह ने विद्यापति है 15वीं शताब्दी में, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, और ये सारे मत है वो महत्वपूर्ण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उसने राजा मुंज है, उस राजा मुंज को 993 ईस्वी में हुए थे, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसने राजा मुंज या भोज है, उस 993 ईस्वी, उसको क्या माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जो रामचंद्र शुक्ल है, इनका जो मानना वो एक ही है। तो ये जो अलग अलग विद्वान थे जिन्होंने अपने मत रखे हैं हिंदी के प्रथम कवि के बारे में, और हिंदी का प्रथम कवि मानने के पीछे भी इनके जो तर्क है, इनकी जो रचनाएं है, उसमें कुछ वर्णन दे रखा, उस वर्णन के आधार पर माना गया, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने एक जगह आपको बताया है, इसको अच्छे से आपको याद करना है एग्जाम की दृष्टि से। ये जो सारे जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है। आगे देखो, अब बात करें सर्वमान्य मत की, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, परंतु सभी ने एकमत होकर किसको माना है, हिंदी का प्रथम कवि। तो जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा स्वीकृत सरहपा या सरहपाद है, जो एक क्या था, सिद्ध था, सिद्ध था।
तो उसको ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी सर्वमान्य मत की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा माना गया जो श्रयपा या श्रयपाद है उसको ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ गया है, वेरी मोस्ट है ये, ठीक है, मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। हिंदी की सर्वप्रथम रचना, यानी ये तो थे हिंदी के जो प्रथम कवि यानी आदि कवि किसको माना गया है। अब हिंदी की सर्वप्रथम जो रचना है वो किसको माना गया है, तो देखिए जैन कवि देवसेन द्वारा रचित रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। देव कवि है जो एक जैन था, हमने देखा है सिद्ध है, नाथ है, जैन है, तो इनके जो साहित्य है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो जैन था देवसेन, उसकी एक रचना है श्रावकाचार जो 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसको ही हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अब इसके अंदर है क्या, तो जो श्रावकाचार है उस श्रावकाचार के अंदर 250 पद या दोये है, 250 पद या दोये है। उसके अंदर क्या है, इसमें गृहस्थ धर्म का वर्णन है, यानी गृहस्थ धर्म को किस प्रकार निभाया जाता है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है जो 250। अब आपसे यहां से क्वेश्चन ऐसे जो श्रावकाचार है निम्न में से गलत है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। श्रावकाचार को रचना है उसका जैसे 933 ईस्वी है, श्रावकाचार देवसेन की रचना है, श्रावकाचार में 250 पद या दोये है, श्रावकाचार में ग्रस्त धर्म का वर्णन है, या एक पॉइंट कोई अलग दे दे, तो ऐसे भी क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं। तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना ये पॉइंट है वो, ठीक है। तो इसके अंदर 250 पद है और ग्रस्त धर्म का इनमें वर्णन किया गया है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं रखता है, आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता किस प्रकार का है। चाहे आप कम पढ़ के जाओ, आपने देखा है 1 घंटा पढ़कर लोग एग्जाम फाइट कर लेते और 10 घंटे पढ़ने वाला है वो बंदा रह जाता है, उससे एग्जाम पास नहीं होता है। तो वो यही है कि एग्जामिनर अक्सर हमसे क्या चाहता है, तो वो चीजें हमारे को याद होनी चाहिए। और मैंने इस क्लास के अंदर जो हम सारी क्लासें कर रहे हैं तो मैट्रिक सिर्फ इतना ही लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं वो ही लिए हैं, फालतू इसमें कचरा ऐड नहीं किया है। फिर आता है हमारा आदिकालीन साहित्य का विभाजन, यानी आदिकालीन जो साहित्य है उस साहित्य को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से भाग है जो आदिकाल में अलग अलग प्रकार का जो साहित्य है वो लिखा गया था। एक था रासो साहित्य, ठीक, जिसके अंदर वीरता का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन है, तो ये हम देखेंगे रासो साहित्य के बारे में। दूसरा जो आदिकाल में जो साहित्य था वो था रास साहित्य, और रास साहित्य वो एक जैन साहित्य था, यानी जैन साहित्य वो रास साहित्य, इसके अंदर अलग अलग शैलियां हैं। जो रास है ना, हमारा जो रास साहित्य उस रास साहित्य में अलग अलग शैलियां, इसको हम जो विस्तार से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आता है हमारा सिद्ध साहित्य, तो सिद्धों के अंदर मैंने बताया आपको 84 सिद्ध है, उन 84 सिद्धों के बारे में हम जो महत्वपूर्ण, पूरे 84 सिद्ध है वो महत्वपूर्ण नहीं थे और उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो 5-7 सिद्धि है जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते और वही महत्वपूर्ण है, तो हम वो जो 5-7 जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखेंगे कि उनका जो टाइम पीरियड क्या था, उनकी रचनाएं क्या थी, ठीक है, वो किसका कौन गुरु था, ऐसे क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है हमारा नाथ साहित्य, तो नाथ साहित्य मैंने आपको बताया था जो मच्छिंद्र नाथ था, मच्छिंद्र नाथ, तो वो मच्छिंद्र नाथ है वो क्या था, वो सिद्धि था, तो ये सिद्ध और नाथ दोनों की भूमिकाओं में था, सिद्ध भी था ये और क्या था, नाथ भी था। क्यों था, क्योंकि सिद्धों से निकलकर ये फिर नाथों में आया था। तो जो मच्छिंद्र नाथ है ये, और फिर मेन जो बात करें तो गोरखनाथ, गोरखनाथ, क्योंकि ये तो सिद्ध ही था, ये तो सिद्ध ही था, इसके अंदर सिद्धों वाले गुण थे। यहां से जो निकलकर फिर गोरखनाथ है उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, तो मेन मुख्य है वो जो गोरखनाथ हो जाते, ठीक है। तो मच्छिंद्र नाथ है वो और गोरखनाथ है ये इनके महत्वपूर्ण है, फिर यहां से नाथ संप्रदाय प्रारंभ होता है।
तो नाथों के बारे में, सिद्धों से ही नाथ निकले हैं। और जो बौद्ध थे, उन बौद्धों से मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि जो बौद्ध थे, उन बौद्धों की जो शाखाएं थी, हीनयान, महायान, उससे वज्रयानी हुए, और इन वज्रयानियों से फिर सिद्धों का ऐसे आगे धीरे धीरे विकास हुआ, और सिद्धों से फिर नाथ निकले। ये धर्म आगे आगे बढ़ते रहे। तो इन सारों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो यहां तक हमने जो चार ये है, रासो साहित्य, रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। अब हम जो रासो साहित्य, उस रासो साहित्य के बारे में देखेंगे। तो रासो साहित्य है, लंबा चौड़ा है, इसको हम अच्छे से देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, कौन कौन से रासो साहित्य लिखे गए, उनकी जो रचनाएं थी, ये सारी चीजें हैं वो हम देखेंगे विस्तार से। तो इसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। पूरा रासो साहित्य एक क्लास के अंदर अच्छे से कवर करेंगे इसको, ठीक है। एक क्लास में नहीं होता तो 2 क्लास करेंगे, बाकी इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जो रासो साहित्य, रास साहित्य, यहाँ से, क्योंकि जो आदिकालीन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।